नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड में फर्स्ट यूनिट का टॉपिक हमारा चला हुआ है कार्ल मार्क्स। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ वेरियस थिंकर्स ऑन मार्क्स। पहले वाले सत्र में हमने कार्ल मार्क्स का बायोग्राफिकल स्केच देखा था। अब उनके जीवन वृत्त और उनकी प्रमुख रचनाओं को जानने के बाद ये भी देखना जरूरी है कि कार्ल मार्क्स के ऊपर उनके समय में किन किन विचारकों का प्रभाव पड़ा। यानी कार्ल मार्क्स कौन कौन से सोशल थिंकर से प्रभावित रहे और उनके सिद्धांतों पर किन की छाप नजर आती है। तो जो प्रत्येक विद्वान होता है वो अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों से निश्चित रूप से प्रेरित होता है। अपने समय में जो भी परिस्थितियां होती हैं वो स्वाभाविक है कि व्यक्ति को प्रभावित करेंगी और उस विचारक की रचनाओं में उस समय की परिस्थितियों का जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट रूप से झलकता है। मार्क्स का युग भौतिक और तकनीकी उपलब्धियों का युग था। उनके समय में यूरोप में जो धर्म का प्रभाव था वो काफी घट रहा था और विज्ञान का प्रभाव बढ़ रहा था, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अगस्त कोम्टे के समय से, समाजशास्त्र के जनक के समय से ही प्रत्यक्षवाद और विज्ञानवाद बढ़ रहा था। प्रत्यक्षवाद और विज्ञानवाद वह होता है जो धर्म पर ऊपर तरजीह मिलती है, उसको प्राथमिकता मिलती है ना। यानी कि घटनाओं की व्याख्या में तर्क का समावेश हो रहा था और धर्म का प्रभुत्व जो है वो कम हो रहा था। चूंकि औद्योगिक क्रांति वहां हुई और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े उद्योग धंधों का विस्तार हुआ, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, मशीनों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि मशीनीकरण हुआ हर चीज का, और मजदूर और मालिकों के दो वर्ग बने। क्योंकि जो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो चीज उभर करके आई थी वो क्या थी? पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के कारण क्या हुआ? श्रमिकों पर संकट आया और मालिक और मजदूर के बीच की खाई जो है वो निरंतर बढ़ते गई। ये परिस्थितियां थी उस समय की जिससे मार्क्स प्रभावित हुए और इन्हीं चीजों के ऊपर उनकी आइडियोलॉजी बेस्ड है, आधारित है उनकी विचारधारा। और ऐसी परिस्थितियों में मजदूर आंदोलन उभर कर सामने आने लगे और मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर के संगठन बनाने की जरूरत महसूस की जाने लगी। और ऐसे समय में अनेक प्रकार के व्यवहारिक समाजवादी दृष्टिकोण विकसित हुए और ऐसे दृष्टिकोण में कार्ल मार्क्स सबसे प्रमुख थे। मार्क्स के साथ साथ उनके मित्र एंजल्स जैसे विचारकों ने पूंजीवाद की बुराइयों को खत्म करने का निर्णय लिया और पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ने के लिए, उसको दूर करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए समाज के सामने और उन विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। तो मोटे रूप से उस समय जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो सुधार की आशा से विचार पनपने शुरू हुए और समाजवादी उत्पादन प्रणाली की स्थापना करने पर जोर दिया गया। पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने पर बल दिया और उसकी जगह पर नवीन समाजवादी जो है उत्पादन प्रणाली की स्थापना करने पर बल दिया गया। इसमें मार्क्स सबसे ऊपर थे। कार्ल मार्क्स ने क्रांतिकारियों को दी जाने वाली
यंत्रणाओं को देखा था, उस जीवन को भोगा था, नज़दीक से समझा था, और इस प्रकार से वो इन सब चीज़ों से, सब परिस्थितियों से गहरे रूप से प्रभावित थे। समय समय पर देश निकाला मिलता रहा उस आदमी को, और सारी की सारी परिस्थितियां अंदर तक उन्होंने महसूस की थी, और इन्हीं परिस्थितियों की देन है कार्ल मार्क्स के विचार। मोटे रूप से जो कार्ल मार्क्स को प्रभावित करने के, जो हम अगर श्रेणीबद्ध करें, उनको पॉइंट्स में बनाएं, मोटे रूप से कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो 3 प्रभाव बनाएंगे, हम 3 शीर्षकों के अंतर्गत उसको समझ सकते हैं। सबसे पहला तो है हीगल के दर्शन का प्रभाव। पिछले सत्र में भी चर्चा की थी कि हीगल को एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। कार्ल मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालय में जाकर के हीगल से प्रभावित हुए, और हीगलवादियों का एक क्लब बन गया था, और उसमें वो सम्मिलित थे। वो सब चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। तो हीगल वो पूर्ण रूप से एक बुद्धिमान और बड़े विचारक थे, चिंतक थे, और इतिहास के विकास के वो सैद्धांतिक अध्ययन से ताल्लुक रखते थे। वास्तव में जो मार्क्स है वो हीगल के दर्शन के प्रति ऋणी है, जिससे उन्होंने तर्क की द्वंद्वात्मक व्यवस्था को सीखा, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में थी। इसलिए मार्क्स को हीगल का सीधा उत्तराधिकारी मान सकते हैं। हीगल से उन्होंने जो फिलोसफिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू ग्रहण किया था, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो है, किंतु हीगल के अनुभविक, जो पूरा एम्पिरिकल नहीं था हीगल का जो स्टडी, मार्क्स ऐसा मानते हैं, आगे चल के माना उन्होंने, डिफरेंस भी किया कि हीगल के विचारों से वो किस प्रकार कहाँ असहमत होते हैं, लेकिन एक बेस जरूर मान सकते हैं अपन कि हीगल का उनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव था। मार्क्स फ्रांस से जर्मनी गए, वहाँ से इंग्लैंड भी गए, और अनेक देशों में समाज के अध्ययन करने का उनको अवसर मिला, और हीगल की ऐतिहासिक प्रक्रिया के बौद्धिक जो अप्रोच थी हीगल की, उसमें उन्होंने संशोधन किया। जैसी उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखा, समझा, तो हीगल के सिद्धांत में, हीगल की जो कॉन्सेप्ट थी द्वंद्ववाद की, उसमें कार्ल मार्क्स ने संशोधन किया। और कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है, जो उनके विचार हैं, वो हीगल की दार्शनिक व्यवस्था थोड़ी अलग लगती है यहीं पर, क्योंकि उनका जो अनुभविक जो अप्रोच है वो तार्किक जगत से बाहर आता है, क्योंकि हीगल का जो सिद्धांत वो कम तार्किक था, मार्क्स वाला ज़्यादा तार्किक प्रतीत होता है। दोनों विद्वानों ने, हीगल और मार्क्स ने, मानव के विकास को एक प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया है, और प्रत्येक अवस्था से पूर्व की अवस्था अधिक विकसित होती चली जाती है, पूर्व की अवस्था से वर्तमान की अवस्था अधिक विकसित होती जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो हीगल से इस मामले में सहमत हैं कि एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है, वो ज़्यादा विकसित होती है, दूसरे के बाद तीसरी आती है, इस तरह से चलती हैं। तो हीगल के प्रभावों से मार्क्स अत्यधिक प्रभावित रहे हैं, और मार्क्स ने यह तथ्य सीखा कि विश्व की प्रगति गतिशील है, निरंतर प्रवाहमान है। विश्व जो है, चराचर जगत जो है, वो चल रहा है, गतिमान है, ये हीगल से सीखा। और यदि विश्व की प्रगति को समझना है तो इसे विकास की प्रक्रिया के द्वारा ही समझना जा सकता है। और जो विकास है हीगल के अनुसार कर्मिक और द्वंद्वात्मक क्रम में होता है, तो सीधी रेखा में नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े सर्पिल रूप में, सर्पाकार चलता है। विकास सीधी रेखा नहीं है, टेढ़े मेढ़े रूप में होता है। और हीगल ने इस टेढ़े मेढ़े गति से चलने वाले विकास का ही नाम द्वंद रखता है, और इस द्वंद से मार्क्स प्रभावित है। फिर हीगल ने जो सूत्र दिया था वाद, प्रतिवाद और संवाद का, कि पहले थीसिस है, फिर एंटीथेसिस और फिर सिंथेसिस। वाद किसी भी वस्तु का प्रारंभिक रूप होता है, उसके बाद कुछ विरोध होते हैं तो प्रतिवाद की हालात पैदा होती है, स्थिति उत्पन्न होती है, जो पतन का कारण होती है। और फिर प्रतिवाद के बाद दोनों प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, तो एक तीसरी नई स्थिति होती है जो वाद और प्रतिवाद के बीच में एक सामंजस्य स्थिति पैदा करती है, जो संवाद होता है, अर्थात सिंथेसिस। तो एक प्रक्रिया चलती है वाद, प्रतिवाद और संवाद की, द्वंद्व के अंदर से प्रक्रिया।
थीसिस, थीसिस के बाद एंटीथेसिस, एंटीथेसिस के बाद सिंथेसिस। ये हीगल का द्वंद्ववाद है। ये विचारों और आत्मा के क्षेत्र में व्याप्त है। देखते हैं आदर्श विचार, निरपेक्ष विचार। कार्ल मार्क्स ने भी हीगल के इसी द्वंद्ववाद को स्वीकार किया, लेकिन वहां आत्मा, निरपेक्ष विचार, आदर्श विचार आदि स्थान पर उन्होंने भौतिक शब्द का इस्तेमाल किया। हीगल जहां आदर्श विचारों को और आत्मा को महत्व प्रदान करते हैं, वहीं मार्क्स जो है पदार्थ को, यानी कि भौतिक वस्तु को, कमोडिटी को केंद्रीय तत्व मानते हैं। यहां पर वो हीगल से डिफरेंट विचार प्रकट करते हैं। तो हीगल की आदर्शवादी व्याख्या के स्थान पर मार्क्स की भौतिकवादी व्याख्या जो है वो ज्यादा प्रभावी रही। हीगल के स्थान पर उन्होंने भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की। दूसरी जो कैटेगरी आती है, जो मार्क्स के ऊपर प्रभावों की दूसरी जो बिंदु देख सकते अपन है, फ्रांसीसी समाजवादियों का प्रभाव। मार्क्स के जो समकालीन फ्रेंच सोशलिस्ट थे, फ्रांस के समाजवादी, उनके अंदर सबसे पहला नाम आता सेंट साइमन। सेंट साइमन ने से ही मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की अवधारणा को ग्रहण किया था। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि भाई मार्क्स की जो वर्ग विहीन समाज की जो अवधारणा है वो सेंट साइमन के विचारों का ही रूपांतरण है, सेंट साइमन के विचारों का ही प्रतिरूप है, उनमें ही परिमार्जन है, संशोधन। सेंट साइमन पहला नाम था। सेंट साइमन कहते थे कि भी शर्म करने वालों को ही जीवित रहने का अधिकार है, और ऐसी ही प्रणाली को आगे मार्क्स स्वीकार करते हैं। और फिर मार्क्स अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में भी ऐसे विचार प्रकट करते हैं जो साइमन के जो विचार थे राजनीतिक परिवर्तन के लिए, युग परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण थे। सेंट साइमन का काफी प्रभाव रहा। दूसरे केवेट हैं, जिन्होंने राज्य के नियंत्रण का सिद्धांत दिया। एक फोरियर नाम के विद्वान हैं, जिन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की। साइमन के अतिरिक्त केवेट और फोरियर से भी कार्ल मार्क्स प्रभावित रहे। साम्यवाद तभी स्थापित किया जा सकता है, फोरियर जैसे विद्वानों ने यह कहा, कि जब इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो है की जाए। इतिहास की प्राचीन व्याख्या नहीं, ऐसे विचार केवेट के थे। और इन्हीं लोगों से प्रभावित होकर के मार्क्स ने साम्यवादी लीग की स्थापना की थी 1847 में। सेंट साइमन, फोरियर, केवेट के अतिरिक्त कार्ल मार्क्स प्रभावित रहे एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री से, रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्री से। इन अर्थशास्त्रियों से भी जो है प्रभावित रहे। मार्क्स का जो मूल्यों का सिद्धांत है वो रिकार्डो के सिद्धांत के ही समान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जो बड़े नाम है अर्थशास्त्र में, एडम स्मिथ और रिकार्डो, तो इन दोनों से ही कार्ल मार्क्स प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स के ऊपर प्रभाव का जो तीसरी कैटेगरी है वो है, मान सकते हैं अपन, ब्रिटिश समाजवादियों का प्रभाव। चूंकि लंदन में काफी प्रवास रहा कार्ल मार्क्स का, इसलिए इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश सोशलिस्ट, तो ब्रिटिश समाजवादियों का प्रभाव भी कार्ल मार्क्स के ऊपर बहुत पड़ा, जिसमें ओवेन, थॉम्पसन, हॉजकिन और अलेक्जेंडर जैसे विद्वानों के नाम प्रसिद्ध हैं। ओवेन, थॉम्पसन, हॉजकिन और अलेक्जेंडर जो है वो उस समय के बड़े विद्वान थे, और ये स्वाभाविक है कि वहाँ लंदन प्रवास के दौरान जो अत्यधिक जो बौद्धिक कार्य कार्ल मार्क्स का वहीं पर घटित हुआ, तो इन लोगों से प्रभावित हुए। ओवेन का मत था कि मानव का चरित्र उस समय की परिस्थितियों की बनावट होता है, ऐसी बनावट कार्ल मार्क्स की थी। थॉम्पसन के विचार के अनुसार देखा जाए, श्रम ही मूल्य का स्रोत है, और यही सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने, ये जो थॉम्पसन का जो विचार है, श्रम ही मूल्य का स्रोत है, इन विचारों की जो पूरी की पूरी जो छाया है वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है ना। ये जो मत है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को प्रभावित हमेशा करते हैं। इन सब के अतिरिक्त बड़े बड़े विचारकों के जैसे नाम अपन ने चर्चा की है, इन चाहे वो फ्रांसीसी समाजवादी हो, चाहे जर्मनी के समाजवादी हो, चाहे ब्रिटिश के समाजवादी हो या हीगल हो, इन सब के अतिरिक्त कार्ल मार्क्स के अपनी स्वयं की जो क्रांतिकारी विचारधारा,
वो भी उनके कार्यों के लिए सदा एक प्रेरक तत्व के रूप में मानी जाती है। उनके काम के लिए जो मोटिवेशन का कार्य किया, उनकी स्वयं की नेचर, स्वयं की उग्र विचारधारा और कभी न बुझने वाली उनकी ज्ञान की प्यास, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और नई व्यवस्था को जो स्थापित करने की उनकी ललक जो थी, उनका प्रयास था, जोश था, वो अत्यधिक रूप से उनके पूरे सामाजिक चिंतन को प्रभावित करता है। संपत्ति के मालिकों के वर्ग और संपत्तिहीन वर्गों के संघर्ष जो उस समय के यूरोप में विद्यमान थे, है ना, जो चर्च की सत्ता को निरंतर चुनौती दी जा रही थी उस समय के समाज में, इन सब परिस्थितियों ने कार्ल मार्क्स को तैयार किया। कार्ल मार्क्स बना और उस समय जो पूंजीपति वर्ग और औद्योगिक श्रमिक वर्ग में विद्यमान था जो है, उस हालात ने कार्ल मार्क्स को आगे बनाया, उनके विचारों को परिमार्जित किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मार्क्स के चिंतन को, मार्क्स के जो सामाजिक विचारकों की यात्रा को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिसको कि हम उस समय इस प्रकार की कैटेगरीज में देख सकते हैं। धन्यवाद।